नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ आशीष एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन हॉपर वंस अगेन। तो मैंने थोड़ा सा एंगल चेंज कर लिया इस बार। और आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इसके पहले मैंने कंबोडिया में मेरा जो एक्सपेंसेस था उसके बारे में मैंने ब्लॉग बनाया था कि मैंने कितना खर्चा किया था कंबोडिया में 10 दिन के लिए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। ये वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा कि मैंने थाईलैंड में कितना खर्चा किया 15 दिन में। तो पहले बताता हूँ कि थाईलैंड में थोड़ा ज़्यादा खर्चा हुआ है। इसके पीछे 2-3 कारण हैं और वो मैं सारा इस वीडियो में बताऊँगा और आप कैसे इसको कम में कर सकते हो। और खर्च मैंने जितना किया था उसे कम में कर सकते, जिससे आपको ज़्यादा भागम भाग नहीं करना पड़ेगा पूरे कंट्री में, क्योंकि नॉर्थ अलग है, साउथ अलग है। और क्या है मैं इस वीडियो में एंड में बता दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं वीज़ा। तो वीज़ा मैंने ऑन अराइवल लिया था, जिसका मैंने पे किया था 2200 बात, जो तकरीबन 5000 के आसपास है। 4800 के 5000 के बीच में आता है। तो मैंने ये वीज़ा लिया था। तो ये वीज़ा थोड़ा एक्सपेंसिव इसलिए भी पड़ता है क्योंकि ऑन अराइवल पहले तो फ्री था कोविड के पहले, अभी आपको पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो इससे आधे दाम में आपको 30 दिन का वीज़ा मिल जाएगा, जो आप एम्बेसी जाके अप्लाई कर सकते हो, जो VFS के थ्रू होता है। उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो आप दूसरे वीडियोस चेक कर सकते हो कैसे VFS में जाके आप स्टिकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो अपने लिए, जो काफ़ी सस्ता है। मतलब वो शायद 2-2,500 के अंदर ही है वो वीज़ा, 2500 के नीचे ही आता है और 30 दिन का आपको स्टे ड्यूरेशन मिलता है। तो वो वीज़ा मैं नेक्स्ट टाइम अप्लाई करूँगा। अगर आपको चाहिए तो वो कर सकते हो, नहीं तो ऑन अराइवल आपको लगभग 4500 से 5000 के बीच में लग जाएगा आज के डेट में। अब बात करते हैं स्टे की। तो मैं पहला स्टे जो था वो कोताओ में था। तो कोताओ में मैंने एक रात के लिए एक हॉस्टल बुक किया था जो वाइट जेल नाम का है, जो काफ़ी ब्यूटीफुल हॉस्टल है। उसका मैंने पे किया था 480 रुपये विद ब्रेकफास्ट। तो वो था। उसके बाद फिर मैं और 4 रात रुका था कोताओ में, जो मेरे डाइविंग कोर्स के साथ था वो स्टे, एक रिजॉर्ट में जो फ्री था। तो मैंने उस 4 रात का मैंने पे नहीं किया था। तो मैं उसके बारे में नहीं पता, क्योंकि आई डोंट नो कि आप डाइविंग करोगे कि नहीं। मैंने डाइव किया था तो मैंने उस बुकिंग के थ्रू मैंने फ्री स्टे लिया था। तो कोताओ में एक रात का जो खर्चा था मेरा वो 450 था, बाकी मेरा डाइविंग के साथ था। अगर आप डाइव नहीं करो तो बहुत सारे हॉस्टल्स एंड रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पे जो आपके बजट के हिसाब से फिट बैठता है, आप वो बुक कर लेना। फिर मैं कोताओ से गया कराबी। कराबी में 4 रात रुका था। जिस हॉस्टल में रुका था उसका नाम बोडेगा है, पार्टी हॉस्टल है वो। और उसके लिए मैंने 400 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से 1600 रुपये पे किया था 4 रात के लिए। वहाँ से फिर मैं गया बैंकॉक। बैंकॉक में मैं रुका था 5 रात के हिसाब से मैंने पे किया है 2640, जो पर नाइट आ जाता है 480 रुपये। तो टोटल मैंने थाईलैंड में स्टे में 4720 रुपये खर्च किए हैं। तो ये था स्टे। अब बात करते हैं खाना। खाना थाईलैंड का बहुत टेस्टी है। मतलब पूरे साउथ ईस्ट एशिया में मेरे को जो मज़ा आया थाईलैंड में खाना खा के वो कहीं नहीं आया। थाईलैंड इज़ अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ फूड। तो थाईलैंड में मैंने टोटल 12,000 रुपये खर्च किए खाने में 15 दिन का। तो लगभग पकड़ लो 800 रुपये के हिसाब से पर डे। तो खाना अमेजिंग था मतलब। और जो थाईलैंड में मेरा सबसे फेवरेट खाना था वो था मैंगो स्टिकी राइस। अगर आपने देखा होगा मेरा सीरीज़ थाईलैंड का तो आपने देखा होगा कितना मैंने मैंगो स्टिकी राइस खाया था। मतलब मेरा अमेजिंग। अगर आप थाईलैंड में हो तो मैंगो स्टिकी राइस, पपाया सलाद, ये सब मिस मत करना, बहुत अमेजिंग है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मैंने बहुत पैसे खर्च कर दिए इस ट्रिप में और इससे बहुत कुछ सीखा भी हूँ। तो पहला जो खर्चा है वो है फिनोम पेन से बैंकॉक का फ़्लाइट का, जिसका मैंने 6000 रुपये खर्च किया था। चाहता तो मैं लैंड बॉर्डर से भी आ सकता था, बट मैंने ऑलरेडी टिकट करवा लिया था और लैंड बॉर्डर जस्ट खुला ही था जब मैं कंबोडिया में था। तो मैंने कैंसिल नहीं करवाया क्योंकि खर्चा मतलब नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाता। तो मैं वापस से नॉन रिफंडेबल फ़्लाइट था, तो मैंने सोचा कि वापस से अब कौन कैंसिल कराएगा, मैं फ़्लाइट लेके ही आ गया। तो ये था एक पहला खर्चा। उसके बाद फिर बैंकॉक पहुंचने के बाद मैं कोताओ गया। कोताओ में लोम्पिया का कनेक्शन बस एंड फेरी यूज़ किया था, जिसके लिए मैंने 3500 रुपये पे किया था, जो कोताओ आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड में आता है। एंड फिर मैं गया कोताओ से कराबी। कराबी दूसरी साइड में, गल्फ ऑफ थाईलैंड के ऑपोजिट साइड में है। तो मैं फेरी लिया, फेरी से फिर बस लिया, फिर और मतलब वहाँ के जो टेम्पो ट्रैवलर है, जो गाड़ी है छोटा वाला मिनी वैन, मैं वो लेके फिर मैं कराबी पहुंचा, जिसके लिए मैं 3000 रुपये पे किया था। ये भी मैंने लोम्पिया के थ्रू ही करवाया था। और जितने भी मैंने इस तरह बुकिंग्स किए मैंने ब्लॉग में ही बताया था 12 गो एशिया से, जो बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है जिससे आप सारे के सारे ट्रैवल डेस्टिनेशन इन द सिटी आप बुक कर सकते हो, साउथ ईस्ट एशिया में कहीं पे भी। तो मैंने उनको यूज़ किया था। फिर मैं कराबी से बैंकॉक गया। इसमें भी ज़्यादा खर्चा हो गया कि मैं फ़्लाइट ले गया था, मेरे पास टाइम कम था। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों
एक रात वेस्ट करूं, एंड वहाँ पर गलती हो गई। एक रात अगर मैं ट्रेन लेके जाता तो मेरा हॉस्टल का खर्चा भी बच जाता, पर मैंने रश में मैंने फ़्लाइट बुक कर लिया था जिसका मैंने 5,500 रुपये पे किया था बैंकॉक के लिए कराबी से। फिर मैं पूरे स्टे के दौरान मैंने बस, मेट्रो, ग्रैब, फिर बोट टैक्सी यूज़ किया था जिसका लगभग 1,000 रुपये के आसपास खर्चा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है, तो उस हिसाब से मैंने सिर्फ 1,000 रुपये खर्च किया था। तो मैंने टोटल ट्रांसपोर्टेशन में 19,000 रुपये खर्च किए थे, जो बहुत ही ज़्यादा है। मैं थोड़ा बहुत पैसे बचा सकता था, बट स्पेशली ये फ़्लाइट वाला, बट नहीं हो पाया। और ऑल्सो मैंने अगर ठीक से प्लान किया होता तो शायद इतना खर्च नहीं होता इस ट्रिप में। तो प्लानिंग में भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया था, जो मैं एंड में बताऊंगा कि आप कैसे प्लान कर सकते हो कि इतना खर्च ना हो। करते हैं टिकट्स की, कि मैंने टिकट्स में कितना खर्च किया। तो वॉट अरुण में गया था जिसके लिए मैंने 200 रुपये खर्च किए। उसके बाद फिर मैं फ्लोटिंग मार्केट गया था जिसके लिए मैंने 200 खर्च किए। तो टोटल टिकट्स में सिर्फ 400 रुपये खर्च, बाकी सारा फ्री एंट्री था और कुछ टिकट्स के लिए नहीं देने पड़े। तो ये था मेजर खर्चा जिसमें मैंने वीज़ा, स्टे, फूड, ट्रांसपोर्टेशन एंड टिकट्स ऐड किया है, जिसका टोटल होता है 40,470 रुपये। तो काफ़ी ज़्यादा है 15 दिन के हिसाब से। मतलब 40,000 बैंकॉक 15 दिन के लिए बहुत कम है, बट मैं जो बात कर रहा हूँ मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से 10,000 रुपया और कम हो सकता था, बट कोई नहीं। जितना मैंने एक्सप्लोर किया थाईलैंड, बहुत ही मज़ा आया। तो 40,470 रुपये मैंने 15 दिन में खर्च किए, जिसमें मैंने अपना स्कूबा डाइविंग का कोर्स का मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि वो सब्जेक्टिव है, सब नहीं करते हैं कोर्स। और अगर आपको करना है तो मैं बता देता हूँ, मैं क्रिस्टल डाइव से किया था। क्रिस्टल डाइव में मैंने कोर्स का पे किया था लगभग 20,000 रुपये इंडियन रुपीज़, एंड उसमें मेरे को 4 रात स्टे भी मिल गया था पास में ही रिजॉर्ट में, तो वो एक अलग खर्चा। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ मैं गया कोह ताऊ, मैं गया फिर वहाँ से कराबी आवनांग से रेले गया, रेले से चाइना टाउन बैंकॉक में घुमा, फिर वॉट अरुण गया, फिर कॉन्डम कैफ़े गया, फिर MBK मॉल गया, फ्लोटिंग मार्केट गया जो वीकेंड मार्केट है थाईलैंड में, बहुत ही अमेजिंग है। फिर खाओसान नाइट लाइफ एंजॉय किया, फिर सुकुम्बित एडल्ट लाइफ, मैंने आसपास के एरिया सारे एक्सप्लोर किए। सोय, काउबॉय 6 मैंने एक्सप्लोर किया। तो ये सारा मैंने थाईलैंड में एक्सप्लोर किया। और थाईलैंड कैसे पहुंचा जाए, बहुत ही ईजी है। आप इंडिया से कहीं से भी आप फ़्लाइट लेके जा सकते हो, और कोलकाता सबसे ज़्यादा सस्ता फ़्लाइट्स आपको मिल जाएगा थाईलैंड के लिए। फ़्लाइट समय के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होती है, तो आप देख लेना आप कब जा रहे हो। अदरवाइज़ आप लैंड बॉर्डर से भी जा सकते हो। अगर आप वियतनाम से आ रहे हो तो कंबोडिया होते हुए आप थाईलैंड जा सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन थाईलैंड का यही रहेगा, अगर आप पहले बार जा रहे हो तो आप सेक्शन चूज़ कर लो। जैसे आप अगर सिर्फ साउथ करना है तो आप सिर्फ साउथ करो। तो नॉर्थ में आपका चिंग माई, चिंग राई, पाई है, वो कर सकते हो, एंड देन बैंकॉक, पटाया कर सकते हो। तो इससे आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, और आप बस, ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि अगर आप थाईलैंड में हो और आपको चीप फ्लाइट्स एंजॉय करना है तो भैया एक ही बैग लेके जाना, जिसमें आप मतलब आपको चेकिंग नहीं करना हो, जो आप कैरी इन कर सकते हो आपके साथ। और इससे आपको बहुत सस्ती सस्ती फ़्लाइट्स मिल जाएंगे जो लगभग ट्रेन के दाम पे ही मिल जाती है। मेरे पास लगेज था तो उसकी वजह से मेरे को फ़्लाइट्स जो लेना पड़ा, उसमें एक्स्ट्रा लगेज का भी खर्चा था, जिसकी वजह से फ़्लाइट रेट्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो थाईलैंड में या साउथ ईस्ट एशिया में कहीं भी आपको ट्रैवल करना हो और आप चाहते हैं कि सस्ते में फ़्लाइट लेकर ट्रैवल करें, तो एक ही बैकपैक लेके जाना बस। मतलब या तो छोटा सा जो भी ट्रॉली लेके जा रहे हो वो भी लेके जा सकते हो, जो कैबिन में घुस जाए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है काफ़ी, बैंकॉक में स्पेशली, और बाकी सारे जगह में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो आप मोटरसाइकिल भी रेंट कर सकते हो। मेक श्योर करना कि आप अगर मोटरसाइकिल रेंट कर रहे हो तो आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस हो, क्योंकि थाईलैंड में ट्रैफिक पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत सारे जगह में आपको पकड़ लेगी, और थोड़ा सा वहाँ पे घूस चलता है, तो वो भी अलग चीज़ है। आपको परेशान भी थोड़ा बहुत करेंगे आपसे पैसे ज़्यादा लेने के लिए। तो थाईलैंड में बहुत केयरफुल रहना जब आप बाइक ले रहे हो। एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होता है थाईलैंड में, तो बाइक चला रहे हो तो बहुत ध्यान देना थाईलैंड में। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप साउथ घूमना है तो अगर एक साइड आप अंडमान सीच अगर चूज़ कर रहे हो तो आप फुकेट लैंड कर सकते हो, आप वहाँ से फीफी जा सकते हो, कराबी एंजॉय कर सकते हो, रेले एंजॉय कर सकते हो, फिर वहाँ से बैंकॉक जा सकते हो, पटाया जा सकते हो। आपका 10-15 दिन ऐसे निकल जाएगा। अगर आप सेम चीज़ आप करना चाहते हो गल्फ ऑफ थाईलैंड में, तो आप कोह ताऊ, कोह सामुई एंड कोह फांगियान ऐड कर सकते हो। तीनों एक साथ एक आइलैंड के आसपास ही है। फिर बैंकॉक, पटाया एंजॉय कर सकते हो, जिसमें आपको पता निकल जाएगा। फिर और ऊपर का अगर आप एंजॉय करना चाहते हो चिंग माई, चिंग राई, पाई, और फिर बैंकॉक और पटाया, तो आप ये ऐसे
क्लब कर सकते हो। तो इससे क्या हो कि आपका ट्रैवल डिस्टेंस कम हो जाएगा और आपको ज़्यादा खर्च नहीं होगा ट्रैवल करने में, एंड ईजी भी रहेगा। आप मतलब एक बार साउथ से फिर नॉर्थ जा रहे हो, नॉर्थ से साउथ आ रहे हो, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। करने का तो कर सकते हो, मतलब मना ही नहीं है, बट वही है कि खर्चा ज़्यादा हो जाता है। अगर आप बजट में हो तो आप एरिया चूज़ कर लो, उस एरिया को अच्छे से एक्सप्लोर करो, फिर दोबारा आओ। या तो आप 30 डेज़ का वीज़ा में हो तो फिर तो टेंशन नहीं है, आप आराम से पूरा का पूरा कंट्री एक्सप्लोर कर सकते हो। और इस ब्लॉग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप थाईलैंड जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप थाई बात कैरी कर रहे हो, ज़रूर करना। अगर थाई बात नहीं है आपके पास तो आप USD कैरी करो और वहाँ जाके कन्वर्ट करो। मैं आपको वहाँ पे ATM रिकमेंड करने के लिए बिल्कुल सलाह नहीं दूँगा, क्योंकि ATM का मतलब है वहाँ पे पैसा नुकसान। एक ट्रांजैक्शन का लगभग 500 रुपये पैसे कटते हैं वहाँ पे। आपके पास जितना भी फॉरेक्स कार्ड हो, कुछ भी हो, जो लोकल चार्जेस है ATM का वो 500 रुपये पर ट्रांजैक्शन है। तो अगर आपको 500 रुपये पर ट्रांजैक्शन बचाना है तो आप इंडिया से USD या तो थाई बात कैरी करो और वो आपको ईजी हो जाएगा। तो ये था मेरा थाईलैंड का एक्सपीरियंस, मेरा खर्चा जो मैंने किया है। अगर आपको कुछ भी पूछना है इसके बारे में जो मैं मिस कर दिया, यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा और बता दूँगा कि मैंने क्या मिस किया या आपको क्या अलग से जानकारी लेना है। इसके बाद वाला जो व्लॉग आएगा वो काफ़ी स्पेशल व्लॉग है, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत किया था ये वीज़ा लेने के लिए। पहली बार तो रिजेक्ट हो गया, दूसरी बार मिल गया। तो मैं बात कर रहा हूँ UAE 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा का, जो मुझे मिल चुका है। तो उस वीज़ा के ऊपर मैं बात करूँगा और कैसे अप्लाई करना है वो वीज़ा, और आपको कैसे वो वीज़ा मिल सकता है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको थोड़ा बहुत ही वैल्यू लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। इससे चैनल का थोड़ा ग्रोथ हो जाएगा और मुझे और अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं। पर जितने लोग भी आप देख रहे हो, थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग्स को देखने के लिए, मेरे को सपोर्ट करने के लिए। बाकी तो मैं मेहनत कर रहा हूँ एंड कोशिश कर रहा हूँ कि मैं घूमूँ और साथ में आपको भी घुमाऊँ। बस इतना ही इस ब्लॉग में। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू सेल्फ एंड कीप पॉपिंग। बाय।